जय हिंद दोस्तों। जो हमारी हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू चालू है उसमें ही आज हम लोग वैदिक काल को समझते हैं। वैदिक काल जैसे ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है तथा आर्यों का आगमन होता है और जैसे ही काम को प्रधानता देने के काल को ही हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसको वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल कहा गया है कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी काल को हम लोग वैदिक काल में गिनते हैं। कितने काल का? 1500 से 600 बीसी के समय को। इस समय को हम लोग वैदिक काल के समय के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि जो वैदिक काल है यह राजपूतों के काल को अध्ययन किया गया है। राजपूत जो थे उनके बारे में अध्ययन के काल को ही वैदिक काल कहा गया। लेकिन इतिहासकारों को अलग अलग मानना है कि आर्यों के काल का को भी उन्होंने वैदिक काल के नाम दिया है। किस प्रकार दिया है? कहा गया है कि जो आर्य आए मध्य एशिया से, आर्य आए कहाँ से? मध्य एशिया से। और मैक्स मूलर करके मध्य एशिया में जगह है और वो आए और एशिया के अलग अलग प्रांतों में बस गए। उनको ही आर्य कहा गया। और कहा गया है कि जो आर्य मध्य एशिया से चल के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे तथा यह 7 नदियों के प्रदेश में, 7 नदियों के प्रदेश में जाके बस गए। 7 नदियों में कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये लोग आर्य बस गए। मेन पंजाब, दूसरा हरियाणा। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये लोग आके बस गए। कौन? आर्य लोग। इसलिए इनको पवित्र स्थान आर्यों ने अपने ग्रंथों में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा जैसा प्रांत हमें कहीं देखने को नहीं मिला। तथा जो निम्न लोग थे, जो एशिया के प्रमुख लोग थे, उन्हें आर्य लोगों ने अनार्य कहा। क्या? अनार्य कहा। जो संस्कृत नहीं जानते थे तथा गाय को अपना प्रमुख नहीं मानते थे, उन लोगों को आर्य लोगों ने अनार्य कहा। और इन्हें अछूत भी कहीं कहीं हमें वर्णन मिलता है कि अछूत भी आर्य लोगों ने इनको कहा। तो देखने को मिलता है कि यहाँ से मतभेद आना प्रारंभ हो गया। कहाँ से? जब भारत में आर्यों का आना हुआ। तथा दक्षिण भारत का देखें तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने? दक्षिण भारत का आर्यकरण हमें देखने को मिलता है ऋषि अगस्त ने किया। किसने? ऋषि अगस्त ने किया। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। उत्तर भारत का देखें तो उत्तर भारत का हमें देखने को मिलता है राजा विधेय के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यकरण किया। आर्यकरण उसको कहते हैं जिसका नाम पड़ा हो, उसको हम लोग आर्यकरण करते हैं। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इस पर कहा जब आर्य पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, आर्य लोग जब हमारे भारत में आए थे तो आर्य लोग जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो हमें देखने को मिलता है कि यह पश्चिम के साइड, पश्चिम से होते हुए पूरब की साइड जा रहे थे। कहाँ से? पश्चिम से होते हुए पूरब की साइड जा रहे थे। पूरब में भी कहाँ पे? बिहार की ओर पहुँच गए। उत्तर प्रदेश क्रॉस कर गए। उत्तर से जैसे ही क्रॉस करे और बिहार में जैसे ही प्रवेश करते हैं, बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी में ये लोग डूबने लगे। तो कहा जाता है कि इन लोगों ने, आर्य लोगों ने ही जो बिहार की गंगा नदी है उसे अछूत कहा, क्योंकि ये लोग गंगा नदी को पार नहीं कर पाए, इसलिए इसको अछूत कहा। इसलिए कहा गया है कि जो बिहार की गंगा नदी है वह पवित्र नहीं है। यह आर्यों ने यह भ्रम फैलाया। कहीं कहीं इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय, जो हड़प्पा सभ्यता का समय था, तो आर्यों का आना हुआ तो आर्यों ने जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी अंत कर दी। अब
सॉरी, अगर हम लोग देखें तो कैसे ख़त्म करिए, इनका तो आगमन 1500 में हुआ और हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है 1750 से लेके मानी जाती है 2500। कैसे मान सकते हैं इसको? इतिहासकारों का अलग अलग मानना रहता है हमेशा। हम लोग स्टूडेंट हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स, हमें सब लिंक करके चलना पड़ता है कहाँ से कहाँ। हम देखने को मिलता है जो वैदिक काल रहा, वैदिक काल को हम लोग 2 खंडों में विभाजित करते हैं। कितने में? इसको हम लोग साफ कर देते हैं। वैदिक काल को हम लोग 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, कौन सा? ऋग वैदिक काल। और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा? एक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। ठीक है। जो ये वाला कालखंड है इसको हम 1500 से लेके 1000 तक रखते हैं, 1000 BC तक रखते हैं। और ये वाला है जो 1000 से लेके 600 BC तक रखते हैं। इन लोगों को कहा गया है कि जो आर्य आए इन्होंने इसका विभाजन किया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसे इन्होंने विभाजन किया था उत्तर भारत को दक्षिण भारत का आर्यकरण कर दिया, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल से ऋग वैदिक काल में कर्म को प्रधानता दी गई कि अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कार्य करे, क्षत्रिय मतलब लोगों की रक्षा करे, जो ब्राह्मण है वो वेद पाठ करे, यज्ञ वगैरह कराए। ठीक है। जो शूद्र है वो दूसरों की सेवा करे और जो वैश्य है वो व्यापार करे। इस प्रकार 4 कालखंडों में इन्होंने बांट दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उत्तर वैदिक काल का समय आया, उत्तर वैदिक काल का समय आया तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनको जाति पे बांट दिया गया। कभी ऋग वैदिक काल में यह व्यवस्था हमें देखने को मिलती है काम करने पर निर्भर करती, और यही व्यवस्था आगे चल के वंशागत हमें देखने को मिलती तथा जाति व्यवस्था यहीं से उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो जाती है। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि युद्धों से लोग परिचय हो चुके थे। किससे? लोग युद्धों से परिचय हो चुके थे। और जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो लोगों को हमें देखने को मिलता है कि युद्ध से कोई परिचय नहीं था, लोग युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हमें देखने को मिलता है कि लोग आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों में आक्रोश ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें ये प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। ये हड़प्पा सभ्यता में देखें हम लोग, हमारे पूर्वज जो थे युद्ध वगैरह से कुछ परिचय नहीं थे, लेकिन आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि ये लोग युद्धों से परिचय हो गए। देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो इनकी सबसे प्रसिद्ध है, देखें वैदिक काल में तो हमें गाय सबसे प्रमुख मिलती है। क्या मिलती है? गाय। गाय के लिए युद्ध की हमें जानकारी इसी काल में हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें हड़प्पा सभ्यता में इसका कुछ भी जानकारी प्राप्त हमें नहीं होती, हमें आज तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कहा गया जो गायों के लिए युद्ध हुआ, गविष्ट युद्ध कहलाया। कौन सा? गविष्ट युद्ध। कौन सा युद्ध? गविष्ट युद्ध। गविष्ट युद्ध के नाम से जानकारी हमें प्राप्त हुई तथा इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से जानकारी प्राप्त होती है। जो ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद हैं,
जो प्रथम वेद है ऋग्वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है, वो भी ऋग्वेद के 7वें मंडल से। किसमें? 7वें मंडल से। 7वें मंडल से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है तथा आर्यों तथा अनार्यों के बीच में हमें युद्ध की भी जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो आर्यों का एक कबीला था भरत, जो पंजाब में एक कबीला था भरत में लोग स्थापन कर दिया अपना कबीला। लेकिन जो अनार लोग थे, जो प्रमुख भारत के लोग थे, एशिया के लोग थे, उन्होंने कर्म को प्रधानता कभी भी नहीं दी। उन्होंने जाति व्यवस्था को कभी प्रधानता नहीं दी। उन्होंने सबने आपस में मिलकर ही रहा। उन्होंने कहा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम किसी के बंधुआ नहीं रह सकते, हम किसी जाति प्रथा में नहीं बन सकते। इसलिए आर्यों तथा अनार्यों में युद्ध हुआ। कहा जाता है कि ये युद्ध जो भरत कबीला के लोग थे वह जीत जाते हैं। इस प्रकार आर्यों का भारत में पूर्ण बहुमत हो गया। पूर्ण बहुमत बोले तो ये लोग युद्ध जीत गए। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों ने अपना अपना आधिपत्य स्थापित तो किया, लेकिन हमें देखने को मिलता है इन्होंने जो जाति व्यवस्था स्थापित कर दी भारत में। जो ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठ करते हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया। जो क्षत्रिय हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, पैसे लेके रक्षा करते हैं, उन्हें क्षत्रिय की कैटेगरी में कर दिया। और जो विदेश में व्यापार करते हैं, दूसरे प्रांतों में व्यापार करते हैं, फारस से प्रांत, ईरान, इराक से, चीन से जो व्यापार करते हैं, उन्हें वैश्य में रख दिया। और शूद्र जो दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें वो शूद्र में रख दिया। यह हमें उत्तर वैदिक काल में समझ में आया, इसमें देखने को मिला। यह सब जानकारी हमें ऋग वैदिक काल के 7वें मंडल से प्राप्त होती है। हाँ से ऋग वैदिक काल के जो पहला हमारा ऋग्वेद है, उसके 7वें मंडल से हमें यह सब जानकारी इसकी हमें प्राप्त होती है। देखने को मिलता है कि इन्होंने जो जाति व्यवस्था स्थापित की, कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोग सब अपने कर्म पे आधारित इन लोगों को कर दिया गया। किस पे? काम करने के आधार पे इनको बांट दिया गया। इस प्रकार हमें इनके सब की जानकारी प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग वैदिक काल के 7वें मंडल से प्राप्त होती है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग हमें जानकारी भी प्राप्त की, और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने मत स्थापित किए। अब लोग हम कुछ नदियों पे आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो नदियाँ थीं उनको किन का नाम से जाना जाता था। जो सिंधु नदी थी उस समय उसको सिंध नाम के नाम से जानते थे। सिंधु नदी को सिंध नाम से जानते थे। तथा गोमती, गोमल, किसे? जो गोमती नदी थी गोमल, सदा नीरा गंडक, जो सदा नदी आज के नाम से जानते हैं हम लोग, उसको जो गंडक, सदा नीरा प्राचीन नाम था, आज का उसका नाम क्या? गंडक नदी है। ठीक है। विसापा, जो विसापा प्राचीन नाम था, आज हम लोग उसको ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। कुंभ, कूरम, आज के हम कूरम नाम के नाम से जानते, उसको हम कुल्लू प्राचीन नाम से कुंभ के नाम से जानते थे। ठीक है। कुंभा, कुंभ अलग है, कुंभा अलग है, जो काबुल में बहती है। ठीक है। उसको काबुल नदी के नाम से भी आज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसके बाद पुराणु, पुसाणु है, किधर पुराणु है, उसको हम लोग आज के टाइम पे रावी नदी के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है। आस्कनी, जो प्राचीन नाम है आस्कनी, आज के टाइम पे हम लोग उसे चिनाब नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार हमें बहुत सारी नदियों के आदि तथा यह प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली वैदिक काल में चर्चा में नदी रही, वो सिंधु नदी रही, जो सिंधु नदी के नाम से आज लोग हम लोग जानते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन बनता है वैदिक काल में सबसे ज़्यादा चर्चित नदी कौन सी रही, तो सिंधु नदी हमें देखने को मिलती है। तथा वैदिक काल में हमें
देखने को मिलते हैं, प्रमुख देवताओं के बारे में हमें भी चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले हमें इंद्र, किसकी, हमें इंद्र की चर्चा देखने को मिलती है। इंद्र, इसकी इंद्र की चर्चा हमें देखने को मिलती है और इनकी चर्चा हमें 250 बार, कितनी, 250 बार हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ये देवताओं की राजा है, कि कौन कौन, इनको देवताओं के राजा है, तथा इनका नाम पुरंदर भी है। क्या, पुरंदर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद हम अग्नि, दूसरे नंबर पे अग्नि, अग्नि इनकी 200 बार चर्चा है। किसमें, ऋग्वैदिक काल में, कितनी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में इनकी हमें चर्चा कितने बार देखने को अग्नि की मिलती है, 200 बार। कहा जाता है कि यह भी दूसरे नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट देवता माने जाते हैं। इसके बाद वरुण, वरुण जो वायु के देवता है, किसके, वायु के देवता है। इसके बाद इनकी जानकारी, जो हम लोग सांस लेते हैं, कहा गया ऋग्वैदिक काल में, कहा गया अगर वरुण देवता नहीं रहेंगे तो सांसों का लेना बंद हो जाएगा। इसके बाद हमें सोम देवता की जानकारी मिलती है, किसकी, सोम, इन्हें कहा गया है जंगल के देवता है, किसके, जंगल के। जंगल बोले तो बेटा, जंगल बोले तो जो पेड़ पौधों की रक्षा ये ही करते हैं, मारुत। इसके बाद हमें किसकी, मारुत, जो तूफान के देवता हैं। कौन, मारुत। तूफान, मारुत के हमें देखने के लिए तूफान। और रौद्र, इसके बाद हमें कौन से मिलते हैं, रौद्र, 8वें नंबर पे रौद्र। रौद्र कहा गया है कि सबसे क्रोधित देवता है, क्रोध करने वाले, सबसे क्रोध करने वाले ये देवता है। तथा इनको ही पशुपालक भी कहा गया है, किसको, रौद्र को, पशुपालन करने वाले देवता के बारे में हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद विष्णु, विष्णु को कहा गया है श्री कृष्ण और राम के अवतार है, या फिर इनके ही जरिए कृष्ण और राम का अवतार हुआ है, ऐसे पढ़ने को हमें मिलते हैं। तथा यह पालनकर्ता के रूप में विश्वविख्यात है, यह ऋग्वैदिक काल में हमें पढ़ने को मिलती है। इसके बाद पुरंदर की जो जानकारी हमें मिलती है वो इंद्र के रूप में ही प्राप्त हो जाती है, जो हमने पहले आपको पढ़ाया। गविष्ठ का अर्थ, गविष्ठ जैसे कि हमने आपको पता है, गविष्ठ किसको कहते हैं, गविष्ठ जो युद्ध गाय के लिए किया जाए उसको हम वैदिक काल में गविष्ठ को कहते हैं, कि जो गाय के लिए युद्ध किया जाता है उसको गविष्ठ कहते हैं। इसके बाद हम लोग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था उस समय की कैसी थी, उस समय पे लोगों को 3 कैटेगरी में बांट के रखा था, 3 कैटेगरियों में बांट के रखा था। सभा, सम्मति, विदर्भ। कौन से, सभा, सम्मति, विदर्भ। जो सभा की जानकारी हमें मिलती है 8 बार मिलती है, कितनी, 8 बार मिल रही है। और जो सभा की लोग थे, जो सभा करते थे, सभा, सम्मति, विदर्भ, यह 3 संगठन थे। जैसे कि आज बोले तो RRS हो गया, बजरंग दल हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो संगठन थे उस समय वैदिक काल में 3 संगठनों की हमें जानकारी मिलती है, सभा, सम्मति, विदर्भ। जो सभा थी, जो 8 बार हमें वैदिक काल में जानकारी मिलती है, कितनी, 8 बार सभा की हमें 8 बार जानकारी मिलती है। और ये जो 8 लोग थे, 8 बार जो जानकारी मिली, कहा गया ये साधारण लोगों का था, जो संगठन साधारण लोगों का था। यह ना जो उस समय के जो आर्य थे ना वो थे, ना अनार्य थे वो थे, यह दोनों के बीच के लोग थे, उनकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें समिति की जानकारी मिलती है, कौन सी, पहले पे ही, दूसरे पे समिति। और कहा गया है कि इसकी जानकारी हमें 9 बार मिलती है, कितनी बार, 9 बार। और यह उच्च लोग थे, जो पैसे में धनी थे तथा जिनके व्यापार थे, तथा उस समय आर्यों की सपोर्टर थे, कौन, समिति वाले। इसके बाद हमें विदर्भ की जानकारी मिलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन हमें माना जाता है
और इसकी चर्चा विदर्भ की, तीसरा विदर्भ, इसकी चर्चा 122 बार 122 बार हमें देखने को मिलती है कि 122 बार इसकी हमें चर्चा देखने को मिली। और इसमें कहा गया कि जो ये सभ्यता, यह सम्मति थी, यह महत्वपूर्ण लोगों की थी जो आर्यों के एकदम क्लोज, एकदम सपोर्टर थे, और जो आर्यों के हाँ में हाँ और ना में ना कहने वाले लोग थे। और जो सभा और जो विदर्भ था, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी हमें देखने को मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जो सम्मति थी, जो 9 बार चर्चा हमें देखने को मिलती है वैदिक काल में, इसमें महिलाओं को परमिशन बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रकार हम एक गैस लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं का भी बोलबाला थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि महिलाओं को अंदर कब्जे में करके रखा हो। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इसका राजा का पद होता था। राजा ने कह दिया सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ गए तो निश्चित है यह वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई तो एक अधिपत्य जरूर स्थापित होगा। अगर घर में हमारे कमाने वाला आने लगे तो उसकी ज्यादा चलती है घर में, हमें देखने को मिलता है आज के टाइम पे। इस प्रकार ही जब वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई, काम आपस में बांट दिए गए, जिसके पास पैसा ज्यादा रहेगा आज भी समाज उसकी लोगों की सुनती है। वही आज प्रमाण भी है। वही उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में वही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है कि यहाँ से यह प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो वैदिक काल में हमें जब वहाँ पे खुदाई की गई, ऋग वैदिक काल के समय की खुदाई की गई, जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमें 4 प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए उस समय के। मृदभांड हम उसको कहते हैं जो हमारे यहाँ मटकी गिल्ले बोलते हैं, उनको ही मृदभांड कहा गया। तो हमें देखने को मिलते हैं कि 4 प्रकार के मृदभांड हमें प्राप्त हुए। दूसरा मृदभांड जिस पे कोई लिखा हुआ नहीं थी। इसके बाद लाल, काला, लाल, कितने हुए? 3 हो गए, और मिश्रित। यह 4 प्रकार के हमें मृदभांड की जानकारी मिलती है। और इसी समय पे वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई। किसकी? लोहे की खोज हो गई। तो आधुनिक बढ़ने लगे, महलों के निर्माण होने लगे, लकड़ियों के महलों के निर्माण होने लगे, रथों के निर्माण होने लगे। यह सब का जानकारी हमें वैदिक काल से मिलती है। वैदिक काल में तो हम देखने को मिलता है कि लोहे की खोज होने प्रारंभ हो गई। हड़प्पा सप्ताह में हमें यह सब जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हड़प्पा सप्ताह में हमें किसकी? कांसे की खोज की जानकारी मिलती है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में देखें, पाषाण काल में देखते हैं तो हमें मिट्टियों की तथा औजारों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें वैदिक काल में 3 प्रकार की यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। कितने यज्ञ? तीन प्रकार के यज्ञों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कितने? 3 प्रकार के। अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की हमें जानकारी मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ वह एक यज्ञ था जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अगर कोई राजा उसको पकड़ लेता था तो जिस राजा के द्वारा वह छोड़ा गया वह उससे युद्ध करता था। इस प्रकार हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ कहा गया कि यह शक्ति प्रदर्शन के लिए यज्ञ किया जाता था।
क्या हम वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं और कुर्सी में दम हो तो रोक ले, यह वाजपेयी यज्ञ था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ वह यज्ञ था जिसमें राजा अभिषेक होता था, जब उसको मुकुट पहनाया जाता था, राजा घोषित किया जाता था, तो वह यज्ञ किया जाता था। इस प्रकार हमें वैदिक काल से 3 यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी समय हमें देखने को मिलते हैं वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए, 6 प्रकार के हमें दर्शन दिए गए। 6 दर्शन कि मतलब 6 लोगों ने अलग अलग किताबें दी और अलग अलग हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो पहले सांख्य दर्शन हमें कपिल ने दिया, उसके बाद हमें व्यास दर्शन गौतम ने दिया, ठीक है। इसके बाद योग दर्शन पतंजलि, जो हम लोग योग वगैरह करते हैं सबसे पहले पतंजलि ने हमें सिखाया, ठीक है। वैश्विक दर्शन हमें काणद ने दिखाया। इसके बाद हमें उत्तर मीमांस बरदाय ने दिखाया। इसके बाद पूर्व मीमांस जैमिनी ने दिखाया। इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग जो हड़प्पा सप्ताह है तथा वैदिक सप्ताह है उसके बारे में हम लोग तुलना कर लेते हैं थोड़ी सी। हड़प्पा सप्ताह का कहा गया कि ये शहरी सप्ताह थी, नागरिक सप्ताह थी, और वैदिक जो सभ्यता है वो ग्रामीण सप्ताह थी। कौन सी? ग्रामीण सप्ताह थी। हड़प्पा सप्ताह मातृ सत्तात्मक थी कि माता को आगे रखते थे, और जो वैदिक सप्ताह थी वह पिता को आगे रखते थे। अतः देखते हैं जो हड़प्पा सप्ताह थी, हड़प्पा सप्ताह में पशु बैल को प्रमुखता दी गई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रमुख पशु वैदिक सप्ताह में गाय थी। इसके बाद हमें नियोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है कि मतलब प्रमुख अच्छे तरीके से जो वेशभूषा थी हड़प्पा सप्ताह में लोगों ने लड़कियों को तथा माता बहनों को, बुजुर्गों को घर के अंदर रखा और खुद काम करने के लिए गए, तथा जो घर की नियोजन व्यवस्था थी, नालियाँ ढकी हुई प्राप्त हुई, ठीक है। लोथर से हमें विदेश की व्यापारी की जानकारी मिलती है, लेकिन जो वैदिक काल था इसमें हमें विदेश की जानकारी ज़्यादा प्राप्त हुई। इसके बाद हमें हड़प्पा सप्ताह में कांसे की खोज प्राप्त हो गई और वैदिक सप्ताह में हमें लोहे की खोज प्राप्त हो गई। आज भी हम लोग लोहे को मान्यता देते हैं। अगर इसमें लोहा ना लगा रहता तो हमारे ये फाइल टंगा नहीं रहता, कहीं ना कहीं उपयोगिता है। इसके बाद हमें हड़प्पा सप्ताह में कृषि तथा पशुपालन पर जोर दिया गया और व्यापार पर जोर दे दिया गया। लेकिन इसमें कृषि पालन और पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया, व्यापार पे वैदिक काल में हमें जानकारी इतनी अच्छे से प्राप्त नहीं हुई। तथा शिव और मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई, किसमें? हड़प्पा सप्ताह में। और इसमें इंद्र भगवान की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमने आपको बताया। इस प्रकार हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। जो कहा गया जो मातृ देवी की हड़प्पा से मूर्ति प्राप्त हुई वह कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारा वैदिक काल समाप्त होता है। ठंडी ज़्यादा पड़ गई तो हमने जैकेट भी पहने। आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देते हुए पढ़ाई को भी मद्देनज़र जरूर रखें। इस प्रकार हमारा जीवन वैदिक काल समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर है हम लोग उस पर घुसेंगे और उसमें जो वंश चले तथा वंश के पहले जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 महाजनपद और जनपद से हरिहर वंश, नंद वंश और चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद एक एक वंश पढ़ने हैं, उनको हम लोग पढ़ते हुए अपने इतिहास को चैप्टर इतिहास ख़त्म करेंगे। इतिहास के बाद जोग्राफी के बाद पॉलिटिक्स, इसके बाद इंडियन वर्ल्ड में, और लास्ट में आपका वीकली करंट अफेयर। इस प्रकार हम आपसे शेयर करते चलेंगे। जो हमारे जो एग्ज़ाम वगैरह लगे हुए हैं उनको हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सेट करते हुए ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।